चलिए हम आ गए अपने अगली क्लास में, और हमने पिछली क्लास में इंद्रधनुष का बनना समझा था, ठीक। और अच्छे से ये चित्र आपको एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में बने हुए हैं बड़ी आसानी से। अगर आपने इसे समझ लिया है तो पाठ्य पुस्तक के चित्र भी बड़े मज़े में आपको समझ में आएंगे, उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लें। पाठ्य पुस्तक के अंदर चित्र बने हुए हैं, ठीक। चलिए अब लेते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कई दिशाओं में, अनंत दिशाओं में परावर्तन, ठीक। यानी ये कह सकते हैं अनंत दिशाओं में परावर्तन। बहुत सारी दिशाओं में परावर्तन हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कह रहा ये अनंत दिशाओं में परिवर्तन कब हो सकता है? कह रहा ये जब हो सकता है जब किसी वस्तु से अगर प्रकाश किरण टकराती है तो वह वस्तु आकार में बहुत छोटी हो। अब मान लीजिए प्रकाश किरण जो है प्रकाश किरण या प्रकाश ऐसा मान लें, कह रहा यहाँ इस वस्तु से टकरा जाती है। यह वस्तु और इस वस्तु का जो आकार है अगर उसको ए से नाप दें, वस्तु का आकार कितना? ए। यानी मान लीजिए कोई गोली आकार की वस्तु है, उसका व्यास कितना मान लिया? ए मान लिया। वस्तु का आकार ए। कह रहे जो ए है इससे बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इससे बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि प्रकाश इस वस्तु पर किसी एक दिशा में नहीं टकराएगा। प्रकाश किरण इस वस्तु पर किसी एक दिशा में नहीं टकराएगी क्योंकि वस्तु आकार में बहुत छोटी है। तो प्रकाश किरण आएगी तो बहुत सारी दिशाओं में टकराएगी। तो बहुत सारी दिशाओं में टकराने के बाद प्रकाश किरण बहुत सारी दिशाओं में फैल जाएगी। इस तरफ नहीं, बाकी इधर उधर 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 जो है फैल जाएगी। यानी प्रकीर्णन का मतलब क्या है? अनंत दिशाओं में परावर्तन। किसी बहुत छोटी वस्तु, तरंग दैर्घ्य की तुलना में वस्तु का आकार अगर छोटा है, बहुत छोटा है, तो ही ये घटना होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये घटना नहीं होती है छोटी वस्तुओं से। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं जिनमें ए बहुत छोटा हो, ठीक। तो ये है अणु या परमाणु के आकार। अणु या परमाणु के आकार। अणु किसी भी का भी हो, अणुओं के आकार। जैसे वायुमंडल में गैसें हैं तो गैसें अगर आणविक अवस्था में हैं, गैसें अणु और परमाणु की अवस्था में है
तो कह रहा है प्रकीर्णन हो जाएगा। अब अणु या परमाणु या आयन की अवस्था में गैसें कहाँ होती हैं, ये सोचने की बात है। वायुमंडल में गैसें आयनिक वायुमंडल में होती हैं। सामान्य वायुमंडल से ऊपर आयनिक वायुमंडल होता है। सामान्य वायुमंडल से ऊपर ये तो हवा है हमारी, इस हवा में प्रकीर्णन नहीं होता, इसमें बहुत कम ना के बराबर। ऊपर है आयनिक वायुमंडल। आयनिक वायुमंडल में ज़रूरी है कि गैसों के आयन होंगे। आयन होंगे तो बहुत छोटे आकार के होंगे, छोटे आकार के होंगे तो प्रकीर्णन होगा। ठीक, तो प्रकीर्णन होने के लिए शर्त आ गई कि वस्तु का आकार बहुत छोटा हो, तरंग दैर्घ्य से। पानी की बूंद जैसी बड़ी वस्तुओं पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, बल्कि अपवर्तन हो जाता है, या और कोई घटनाएं हैं वो हो जाती हैं। ठीक, प्रकीर्णन के लिए ज़रूरी है ये शर्त। बात पक्की हो गई। और यही पक्का हो गया कि वायुमंडल में जो आयनिक वायुमंडल है वहाँ पर यह घटना अच्छे से हो जाती है। अब इसके बाद जो तीव्रता है, प्रकीर्णन की तीव्रता, ठीक, कैसे? इसे कहते हैं रेले प्रकीर्णन। एक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, इसको भी पक्का कर लें, रेले प्रकीर्णन। ठीक, ये कह रहा है कि जो तीव्रता है प्रकीर्णन की तीव्रता, इसे लिखते हैं अपन आई, और ये समानुपाती है 1 तरंग दैर्ध्य की पावर 4। ठीक, ये इसका सूत्र है। यानी तीव्रता से मतलब प्रकाश की वह ऊर्जा जो प्रकीर्णन में चली गई, प्रकाश की वह ऊर्जा जो प्रकीर्णन में खर्च हो गई, जो स्कैटरिंग में खर्च हो गई। तीव्रता का मतलब होता है एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल पर आने वाली ऊर्जा एकांक समय में, यानी पावर जो है पर यूनिट एरिया, शक्ति प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ये होती है तीव्रता। तो कुल मिला के ये ऊर्जा हो गई। सीधे सीधे बात समझ में आती है मोटी मोटी कि भाई एनर्जी है। तीव्रता का मतलब एनर्जी है, एनर्जी से इसका संबंध है। तो एनर्जी जो स्कैटर होगी, एनर्जी जो प्रकीर्णन होगा जिस एनर्जी का, वह तरंग दैर्घ्य की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 रंग हैं। एक है लाल रंग, इसका तरंग दैर्घ्य है रेड, और ये मान लेता हूँ कि ये तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर के लगभग है, 700 750 के बीच में। और एक है मेरे पास बैंगनी रंग, इसका है लगभग 400 मान लेता हूँ, कम से कम मान लेता हूँ 400 नैनोमीटर के आसपास है। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इसे देखूँ कि भाई ये बैंगनी रंग पे कितनी होगी, तो बैंगनी रंग पे हो जाएगी, बैंगनी रंग के लिए मैंने वॉयलेट लगा दिया, 1 कोई नियतांक लगा दिया मैंने के, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटा दिया मैंने, कोई नियतांक लगा दिया के मैंने। ठीक, और ये लगा दिया मैंने 400 की पावर 4। उधर फिर लाल रंग के लिए देखा मैंने, फिर कोई नियतांक लगा दिया 700 की पावर 4। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि बैंगनी रंग के लिए प्रकीर्णन बहुत अधिक हो गया लाल रंग से। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 की पावर 4 है, यहाँ 7 की पावर 4 है, बहुत अधिक हो जाएगा। इसका मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? वास्तव में आसमान नीला नहीं है, काला है। ठीक, तो नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, वो हम तक नहीं पहुंचता। ठीक, लाल रंग या पीला रंग या खून जैसा रंग, ठीक, रक्त वाला रंग जो है, जिसमें पीला
लाल ये सब मिले होते हैं, वह रंग हम तक पहुंचता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। देखिए उसका तरंग दैर्घ्य 700 है और बैंगनी वाले का 400 है, तो लगभग 1/2 का फर्क है, तो 16 गुना का फर्क है। यानी ये मान के चलिए कि बैंगनी रंग का प्रकाश लगभग बराबर है 16 आर, ये लगभग है। यानी बैंगनी रंग का प्रकाश सारा का सारा स्कैटर हो जाता है, सारे के सारे प्रकाश का लगभग प्रकीर्णन हो जाता है, और यह ऊपर ही हो जाता है, जहाँ अणु परमाणु है गैसों के वहीं हो जाता है ये। तो इसका मतलब उसी के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का या बैंगनी रंग का ठीक प्रकाश जो है वो स्कैटर हो जाता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये कारण है कि आकाश नीला दिखाई क्यों देता है। अब सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ स्कैटर इंटेंसिटी या प्रकीर्णन की तीव्रता पर मैंने ये सूत्र बनाया है। ठीक, अब इस सूत्र को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये सूत्र ऐसे बन के आता है। इस सूत्र को बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ठीक इसका बहुत बड़ा खतरा है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्कैटरिंग, और सामान्य जीवन में इसको समझना ज़रूरी भी है। तो मैं कर देता हूँ I1/I2 प्रकीर्णन की तीव्रता, और यहाँ लगा देता हूँ उल्टा λ2/λ1 की पावर 4। तो ये सूत्र है, देखो तरंग दैर्घ्य के पदों में तीव्रताओं की तुलना इस सूत्र से होती है। अब जैसे मैंने लाल रंग की और बैंगनी रंग की तुलना की है, तो किसी और रंग की भी कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो ये है प्रकीर्णन की तीव्रता, और ये रैले प्रकीर्णन के साथ में आता है, ठीक। यानी रैले प्रकीर्णन ये है, ये प्रयोग हुआ होगा, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, प्रयोगों के आधार पर ये चीज़ें हैं, ठीक। तो प्रकीर्णन क्या है, इसकी शर्त मालूम पड़ गई। और अब ये कह रहा है जी, जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, यानी दोपहर की घटना होती है, तब सूर्य का रंग या सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है, और जब सूर्य क्षितिज में चला जाता है तो कैसा दिखाई देता है। इस बात पर भी विचार करना ज़रूरी है। थोड़ा सा ये भी समझना है कि भाई जब सूर्य सुबह सूर्य या पूर्ण चंद्रमा यानी जब चंद्रमा पूरा होता है तब, ठीक, तो सूर्य जो है का रंग कैसे बदलता है, ठीक। अब मान लीजिए, इसे समझाते हैं घटना को। मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी हो गई, और ये हो गया वायुमंडल। ऐसे तो जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, मान लीजिए सूर्य यहां पर है, ठीक, तो देखिए प्रकाश सीधा यहां पहुंच रहा है, तो यहां पर जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन होने के लिए इतनी जगह मिली है यहां से लेके यहां तक। लेकिन जब सूर्य उदय या अस्त हो रहा है तो यहां पर है सूर्य, ठीक। देखिए यहां से लेके यहां तक की जगह मिली है प्रकीर्णन के लिए, यानी यहां से लेके यहां तक प्रकीर्णन हो रहा है, और इसमें यहां से लेके यहां तक प्रकीर्णन हो रहा है। तो कह रहा है जब ऐसा होता है तो लगभग लाल रंग ही रह जाता है, बाकी सभी रंगों का लगभग प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब लगभग पूरी तरह प्रकीर्णन हो जाता है। यहाँ पर लाल रंग में पीला रंग भी रहता है, लाल रंग में पीले रंग का प्रभाव भी रहता है, यानी दोपहर में धूप लाल नहीं होती, पीले पीले से रंग की होती है, ब्लड कलर होता है, ठीक। और यहाँ पर पूरी तरह रंग खून की तरह, ब्लड यानी पूरी तरह खून की तरह का जैसा रंग होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। यानी सूर्य इस स्थिति में लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक। और इस स्थिति में सूर्य लगभग पीला
यानी पीला रंग भी पहुंच रहा है, लगभग पीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि प्रकीर्णन के लिए सीधे देखा जाए तो वायुमंडल का वह भाग जिसमें प्रकीर्णन होना है वह कम मिला, और यहाँ से देखें तो वायुमंडल का वह भाग जिसमें प्रकीर्णन होना है ज़्यादा मिला। तो इसलिए क्षितिज में जब सूर्य होता है तो उसका रंग लाल जैसा दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो चुका होता है। ठीक, तो ये घटना प्रकीर्णन के आधार पर समझाई जा सकती है। ओके, ये भी हो गया। तो ये था हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे इम्पॉर्टेंट क्या है मैंने बता दिया, सूत्र बना दिए। ठीक, पक्का, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया 9 में प्रकाशिक यंत्र। एनसीईआरटी के मुताबिक ये 9 हो गया, और यहाँ बात होगी अब प्रकाशिक यंत्र की। जैसा कि चैप्टर का नाम आपने देखा ही होगा, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब सबसे पहला जो प्रकाशिक यंत्र है, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र, वो है आँख। तो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र क्या है? प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र वो क्या है? वो है आँख। किसी की भी आँख, मनुष्य की आँख हो या कुछ भी हो, जो आप देख रहे हैं ये कैमरे की आँख है, ठीक। उसके बाद फिर आपकी आँख है। तो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र क्या है? आँख। और आँख को देखने समझने के बाद ही लेंस आए। भाई लेंस क्या करता है? तो लेंस जो आए वो पहले आँख को देखा, भाई आँख में जो है, आँख से चीज़ें कैसे दिखती हैं, तो फिर इस तरीके से धीरे 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 मामला बढ़ता चला गया, ठीक। आँख के लेंस को देखकर ही लेंस बने, ये बात मान के चलिए, बेसिक आधार यही है, ठीक। अब बात करते हैं आँख। आँख में ऐसी क्या चीज़ है जिससे वह वस्तुओं को दिखाती है? इस बात पर थोड़ा सा विचार करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक, क्योंकि ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। आँख में अगर आँख को बनाया जाए, मनुष्य की आँख को या किसी की भी आँख को बनाया जाए, आँख में यहाँ एक लेंस है, आई लेंस बोलते हैं इसको। ये है आई लेंस, आँख का ये लेंस है, देखिए ये वाला। ये है आँख का लेंस।
कैसा लेंस है ये है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, ठीक, उत्तल लेंस हो गया ये, ठीक। अब इसके पीछे यहाँ लेंस के पीछे एक पर्दा है, पर्दा जिसे कहते हैं हम रेटिना, ठीक, ये है पर्दा। अब अगर इस लेंस में से प्रकाश घुसता है, अगर इस लेंस में से प्रकाश घुसता है, ठीक, तो वह लगभग जाकर रेटिना पर उसका फोकस हो जाता है, यानी जो रेटिना है वह उस पर प्रतिबिंब बना देती है और उसका फोकस रेटिना तक हो सकता है। भाई मान लीजिए कोई अनंत बहुत दूर वस्तु है तो कहाँ बनाएगा, रेटिना में बना देगा। तो कुल मिलाकर प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन जाता है। अगर कोई पास है बहुत वस्तु तो भी ये लेंस प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। तो कुल मिलाकर इस लेंस में फोकस दूरी बदलने की योग्यता है, क्योंकि हर बार प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाना है, तो इसका मतलब है कि इस लेंस में फोकस दूरी बदलने की योग्यता है। इसे कहते हैं लेंस की समायोजन या संयोजन क्षमता, ठीक, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन, समायोजन या संयोजन अक्षमता, ठीक। तो यानी ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है ये वाली, ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, कह रहा ये सामान्य आँख में ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है। सामान्य आँख मतलब नॉर्मल व्यक्ति के लिए। बच्चों की आंखें छोटी होंगी तो वहाँ पे कम होगी। ये एक उम्र हो जाती है 20-25 साल की उम्र में जो है ये सामान्य जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है। अब इस लेंस में जो फोकस दूरी बनाने की क्षमता है वो है कि अगर वस्तु अनंत पे है तो इस लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, क्योंकि ये प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। बहुत दूर है कोई वस्तु तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु बहुत दूर रख दें, अनंत पे रख दें, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन जाता है। तो इसका मतलब यह फोकस दूरी है। और ये कितनी है, कह रहा जी इतनी फोकस दूरी है, तो ये फोकस दूरी जो है अधिकतम है। इससे कम फोकस दूरी रखेंगे तो हर हाल में प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनाना है। तो यानी लेंस की क्षमता ये है कि उसकी अधिकतम फोकस दूरी 2.5 के आसपास है। अगर कोई वस्तु बहुत पास है, अगर कोई वस्तु बहुत पास है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो ऐसे हाल में भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही पहुंचता है, तो फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही पहुंच जाता है। ठीक, तो यानी फोकस दूरी अधिकतम कितनी है 2.5, कम से कम कुछ भी हो सकती है। बच्चों की तो बड़ी अच्छी होती है, बच्चा तो 10 सेंटीमीटर की चीज़ भी देख लेता है। उम्र बढ़ते बढ़ते 60 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक ये मामला पहुंच जाता है, यानी 200 सेंटीमीटर से पास की चीज़ दिखती नहीं है। ठीक, अब ये जो लेंस की योग्यता है ये आँख के लेंस की है। अब ये लेंस है कैसा, कह रहा ये लिक्विड लेंस है। लिक्विड मतलब द्रव लेंस है, द्रव का बना लेंस है। ठीक, इसकी फोकस दूरी बदलने की जो योग्यता है वह मांसपेशियों में है, यानी जो मांसपेशियां हैं वह इसकी फोकस दूरी बदल लेती हैं। आप जानते हैं कि फोकस दूरी बदलने के लिए दोनों तरफ की त्रिज्याओं को प्रभावित करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं लेंस के सूत्र में 2 त्रिज्याएं होती हैं। जब लेंस बना रहे थे लेंस निर्माण सूत्र में तो 2 त्रिज्याएं होती हैं, तो दोनों त्रिज्याओं को बदलना पड़ेगा तब, क्योंकि द्रव्य का अपवर्तनांक, जो लेंस का द्रव्य है उसका अपवर्तनांक तो वही रहना है लगभग, उसमें कुछ चेंज होना नहीं है। तो क्या बदलेगा लेंस, मांसपेशियां क्या बदलेंगी, त्रिज्या बदलेंगी।
त्रिज्या बदल बदल के, फोकस दूरी बदल बदल के वो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाती रहती है। ये सामान्य प्रक्रिया है वस्तुओं को देखने की। इस जानकारी के बाद ठीक आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी बीमारियां इस आंख के लेंस में हो सकती हैं। अब उन बीमारियों की बात करते हैं। सबसे पहली बीमारी है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया, नेत्र दोष। तो पहली बीमारी है जरा दूरदर्शिता। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्रेस बायोपिया। ठीक, ये क्या है? कह जी फोकस दूरी बदलने की क्षमता लेंस खो देता है। उम्र बढ़ जाने के कारण ये बीमारी क्या है? उम्र बढ़ने के कारण आंख का लेंस बहुत कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता। अर्थात लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता या योग्यता घट जाती है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। यानी हम देख रहे हैं, देखिए हम देख लेंगे, मान लीजिए 20 तक 25 तक हम देख रहे हैं, छोटा बच्चा 10 तक भी देख लेगा। उम्र बढ़ने पर यह मामला 200 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाता है। तो इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी बदलने की योग्यता घट गई है। ठीक, समायोजन अक्षमता घट गई है, अकोमोडेशन पावर घट गई है। ठीक, ये है पहली बीमारी। अब इसके बाद दूसरी बीमारी, निकट दृष्टि दोष। दूसरी बीमारी निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा नाम है इसका मायोपिया। क्या कहते हैं इसको? मायोपिया। एक नाम इसका ये भी है। ठीक, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना, जबकि दूर की वस्तुएं,
दिखाई न देना। यानी इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट की दृष्टि खराब है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि जो दृष्टि है वो निकट आ गई है, दूर दृष्टि कहाँ आ गई है, निकट आ गई है। तो दृष्टि का निकट आ जाना इसका मतलब हो जाता है, और निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। ठीक, अब इसका मतलब यहाँ पर इसको बना के देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा, इसका समाधान क्या होगा। देखिए, सब चीज़ों को हटा लेते हैं और चित्र बना के देखेंगे। अब मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूर है, मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूर है, यहाँ पर वस्तु है, ठीक, और फोकल लेंथ, आँख के लेंस की जो फोकस दूरी है वह कम हो गई है, यानी लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने की योग्यता कम हो गई है। इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। अब यहाँ बने हुए प्रतिबिंब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो यहाँ तो रेटिना तक तो पहुँचा नहीं है, तो इसका मतलब यह वस्तु दिखाई नहीं देगी, या इतनी धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश यहाँ रुकेगा नहीं, प्रकाश तो आगे पहुँच जाएगा, किसी न किसी रूप में प्रकाश आगे पहुँचेगा, आढ़ा मेढ़ा टेढ़ा कुछ होके इतना धुंधला होकर पहुँचेगा कि प्रकाश तो दिखाई देगा लेकिन वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब सही सही रेटिना पर होना चाहिए। तो ये कारण जब हुआ, जब फोकस दूरी जो है वो घट गई, क्योंकि हम देखते हैं प्रतिबिंब बनाकर उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब बनाने का तरीका बता रहा है कि भाई फोकस दूरी जो है घट गई, फोकस दूरी घट गई तो प्रतिबिंब पहले ही बन गया। तो ऐसे में हम क्या करें, इस बीमारी को दूर कैसे करें, क्योंकि दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिख रही है, निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु साफ दिखती है, दृष्टि छोटी हो गई है। दृष्टि छोटी होने से मतलब यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई फोकस दूरी घट गई है, ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम लेंस ये लगाते हैं। देखो, लेंस लगाने का तरीका ढूंढना बड़ा आसान है। हमारे पास दो लेंस हैं, 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारे पास सूत्र होता है। लेंस संयोजन का ये सूत्र होता है हमारे पास। अगर हम यहाँ से अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि भाई हमें फोकस दूरी बढ़ानी है, तो क्या करें, f1 हो गया आँख का लेंस, ये हो गया आँख वाला, और ये लगा दिया जाए अवतल लेंस। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो अगर इसे हल करें तो f का मान बड़ा आएगा f आँख से, f का मान आँख वाले लेंस से बड़ा हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखिए, 1/f है, मान जो घटा 1/, में से घटा तो उल्टा होकर ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी बड़ा मान आ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यानी अगर फोकस दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो उत्तल लेंस के साथ अवतल लेंस लगा दें। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें एक अवतल लेंस लगा देना चाहिए, ऐसे। अब ये अवतल लेंस जो हमने लगाया, ये चश्मे का लेंस है, जो चश्मा है तुम्हारा, जो चश्मा पहनते हैं, ये वो वाला लेंस हो गया। अब ये प्रतिबिंब यहाँ से उठा और रेटिना पर चला गया। अब प्रतिबिंब रेटिना तक पहुँचा दिया गया।
ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक, तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने का उपाय क्या है? अब तो लेंस लगाएं, क्योंकि इसमें आँख के लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने की योग्यता घट जाती है। आँख का लेंस फोकस दूरी बढ़ाकर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता। ठीक, ये इसका बेसिक सा मामला है। बस ये दो बातें होती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना, ठीक दिख जाती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। बस ये बात है और कुछ नहीं। और उसके लिए फोकस दूरी बढ़ाई तो ये अवतल लेंस लगा लिया। बस ये हो गया इसका समाधान। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष, दूसरी बीमारी दूर दृष्टि दोष। इसे कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस या इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ये भी इसका एक नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, कह रहा जी दूर की चीज़ तो साफ दिखाई देती है, यानी फोकल लेंथ बढ़ाने की जो योग्यता है लेंस की, ठीक, वो ठीक है, दूर की चीज़ साफ दिखाई देती हैं। लेकिन फोकल लेंथ कम करने की जो योग्यता है वो कम हो गई, यानी पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि पास की चीज़ देखने के लिए जो फोकस दूरी है लेंस की वो कम करनी पड़ेगी उसको। तो कह रहा वो प्रॉब्लम आ गया, मामला वो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब जो पास की वस्तु है उसका प्रतिबिंब, ठीक, रेटिना के पीछे बन गया, यहां बना दिया मान लीजिए ऐसे, ठीक, ये प्रतिबिंब है। ये है क्या, पास की वस्तु, ये पास रखी है, पास रखी वस्तु आंख के पास, ऐसा लिख देते हैं। ठीक, ये समस्या पास की जो दृष्टि है उसमें आ गई। ठीक, यानी पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, दूर की दिख जाती हैं। तो कुल मिलाकर लेंस की फोकस दूरी कम करने की योग्यता जो है वो दिक्कत आ गई उसमें। फोकस दूरी लेंस बहुत कम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। करें जी फोकस दूरी कम करवाओ, लेंस की फोकस दूरी कम करवाओ। तो फोकस दूरी कम करने का तरीका ये है कि इसके साथ एक उत्तल लेंस और लगा दिया जाए। जैसा कि हमने पुराने सूत्र से देखा था कि भाई उत्तल लेंस के साथ उत्तल लेंस चिपका दो तो फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये उत्तल लेंस इसके साथ लगा दो एक। इससे क्या होगा, प्रभावी फोकस दूरी, यानी आंख का लेंस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी मिलके इतनी हो जाएंगी कि प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। यह बन गया प्रतिबिंब रेटिना पर, ऐसे। ठीक, तो ये पास की चीज़ें साफ नहीं दिखना। ये क्या होता है कि कम से कम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से आगे जाके साफ देखता है, 25 सेंटीमीटर वाले को दिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब 25 पे ले जाना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो उपाय हैं ये क्या है, फोकस दूरी बदलने के उपाय हैं, ताकि हर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता रहे। तो ये सामान्य जानकारियाँ हैं, बिल्कुल सामान्य सा साइंस है, फिजिक्स, ये जो है सामान्य विज्ञान जैसा हो गया है। और जो आँखों के डॉक्टर होते हैं,
वो बहुत सारे चश्मे रखते हैं, बहुत सारे लेंस रखते हैं, आंखों पे लगा के देखते रहते हैं, ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। ये पुरानी पद्धति है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक से भी पता कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक और बीमारी है, इसे बोलते हैं अस्टिग्मैटिक। इस बीमारी पर विचार करते हैं कि जो स्टिग्मैटिक है वो क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु अबिंदुकता। अबिंदुकता यानी कुल मिलाकर चौथी बीमारी पर चले गए हैं, अबिंदुकता। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एस्टिग्मैटिक। या अस्टिग्मैटिज्म ऐसे बोल देते हैं, स्टिग्मैटिक आई या अस्टिग्मैटिज्म, स्टिग्मेटिज्म जो है ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अबिंदुकता क्या है? कह रहा जी जो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है उसके अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, किसी भी वस्तु के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं। हर बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता तो है, लेकिन बिंदुओं के बीच की दूरियों का अनुपात बिगड़ जाता है। इसलिए वस्तु के अंदर या वस्तु की आकृति टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। अब जैसे मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इस वस्तु के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से लाइनें बना सकते हैं, ऐसे। और ये आँख है, ये मान लीजिए ये आँख है, ठीक, और यहाँ आँख का लेंस है। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ऐसा नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब का कुछ मामला इस तरीके से बिगड़ गया है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है सब कुछ, ऐसे। तो बिंदु जो हैं सब गड़बड़ हो गए हैं, यानी वस्तु की आकृति जैसी है वैसी प्रतिबिंब की आकृति नहीं है, वो बिगड़ गया है। तो कुल मिला के इसे कहते हैं अबिंदुकता, यानी जो वस्तु में बिंदुकता थी, जो बिंदु थे, उनका प्रतिबिंब आँख ने वैसा नहीं बनाया, ठीक। तो ये है। कह रहा है इसके लिए क्या करते हैं, कैसा लेंस लगाते हैं? कह रहा है इसके लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता हटाने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर आँख में 4 तरह के दोष हैं। कोई भी दोष और किसी भी दोष पर कोई भी जानकारी जो मैंने आपको दी है, बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है। सामान्यतया ये मान लिया जाता है कि 12वीं कक्षा में आँख की बीमारियों या आँख के दोषों पर सवाल नहीं बनता, ये सामान्यतः मान लिया जाता है और पढ़ते नहीं है बच्चे, और वहाँ बोर्ड परीक्षा में अपने नंबर गंवा बैठते हैं। ध्यान रहे, इसको पूरा करें, अच्छे से करें, इंटरेस्ट लेके करें, हर चीज़ को समझ लें कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और किस बीमारी का क्या समाधान है, ठीक। अब करेंगे बीमारी हटाने के लिए कुछ आँख की दूर की चीज़ नहीं दिखती, पास की चीज़ नहीं दिखती, तो कुछ उदाहरण है एनसीईआरटी में हमारे पास, हम उन्हें हल करते हैं, उनसे पता लगा लेते हैं कि भाई किस बीमारी का समाधान क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर सवाल बोर्ड में आ रखा है, कुछ ना कुछ बनता रहता है, ठीक। चलिए उदाहरण करेंगे।